नमस्कार। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आ चुका है। आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं दीपक कुमार से। दीपक की 10th रैंक आई है। दीपक समस्तीपुर बिहार से हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि कैसा रहा इनका सफ़र, कैसे इन्होंने तैयारी की, कितनी मुश्किलें आई, क्या चैलेंजेस थे। इन सब चीज़ों के बारे में हम दीपक से डायरेक्टली आपकी बात करवाएंगे। हेलो दीपक, वेलकम टू स्टोरी ट्रेंड। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपका 10th रैंक आया है। तो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉल। मेरी जर्नी सिविल सर्विस के फील्ड में है वो 2016 से स्टार्ट हुई थी। उस समय मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में था, तो कॉलेज के लास्ट ईयर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। कॉलेज में बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करता था, बट फाइन फेयर इनफ प्रिपरेशन चल रही थी। उसके बाद फिर मैं प्लेसमेंट स्किप करके फुल फ्लेज यूपी सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, और साथ में बीपीएससी वगैरह भी मैं देख रहा था। तो लास्ट ईयर 63rd बीपीएससी जो आई थी रिजल्ट, उसमें मेरा 67 रैंक था। और उस समय मैं अंडर एज था, 22 ईयर्स मेरे एज नहीं बोल रहे थे, तो इसलिए मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला था, और मैं फिलहाल एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे पटना में कार्यरत हूँ। और 64th बीपीएससी से मेरी 10th रैंक आई है और डीएसपी का पोस्ट अलॉट किया गया है। दैट्स रियली वेरी गुड। आपने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की है, तो इंजीनियरिंग से सीधा बीपीएससी और आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे, तो कैसे आपने सोचा कि आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में ना जाके इसमें जाना है, एक सरकारी नौकरी करने, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी बहुत स्कोप है, स्पेशली जिसमें आप कर रहे थे। श्योर सरकारी नौकरी इज नॉट अ बिग डील, बट वहाँ पे भी बहुत सारे पीएसयू वगैरह है, तो सरकारी नौकरी तो वहाँ पे क्या सकता था, दैट नॉट बिग क्वेश्चन। द थिंग इज कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो पहले से था कि यस, मतलब मुझे पब्लिक फील्ड में रहना है, लोगों के बीच में रहना है। मैं 2015 में टाटा स्टील में इंटर्नशिप किया था, और दैट वाज द चेंजिंग मोमेंट। उससे पहले मैं सोचता था कि फाइन, मैं कुछ दिन पहले इंजीनियरिंग फील्ड में काम करूंगा, उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विस में जंप करूंगा या उसके बाद आऊंगा। बट 2015 में मैं टाटा स्टील में इंटर्नशिप किया, 3 महीने की मेरी इंटर्नशिप थी, और उससे मुझे ये लगा कि नहीं, आई वांट टू बी इन पब्लिक। मैं लोगों के बीच रहना चाहता हूँ, मैं मशीनों के बीच बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो तब से मैंने कंक्रीटली डिसीजन लिया कि मैं प्लेसमेंट स्किप कर रहा हूँ, मैं फुल फ्लेज सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करने के लिए जा रहा हूँ, और तब से मैंने अपना फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। कैसे आपका क्या इसके, ये तो हमें पता चल गया कि आपकी इंस्पिरेशन थी कि आपको मशीनों के बीच में नहीं रहना, आपको लोगों के बीच में काम करना है। तो कैसे आपने इसकी तैयारी की शुरुआत कैसे की, आपको कैसे सपोर्ट मिला इसका? इसमें प्रिपरेशन, ये तो पब्लिक सर्विस जो फील्ड है, इसमें गाइडिंग का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो एक आपकी लेबर होती है, और दूसरी जो आपकी डायरेक्शन और फिर प्रिपरेशन होती है, जो एग्जाम के प्रति आपका अप्रोच होता है, ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो उस समय मेरे होम टाउन के एक भैया थे, सुभाष चंद्रा, तो वो आईआईटी दिल्ली से थे, और उनका यूपीएससी 2015 में रैंक आई थी, वो आईआरएस बने थे। तो मैं उनसे कंटिन्यूस टच में रहता था, बातें करता रहता था कि डीएस के लिए कैसे करे, ऑप्शनल के लिए कैसे करे, ये सब जो भी उसमें मुझे प्रिपेयर करना था, प्रीलिम्स के लिए कैसे करे, तो वो काफ़ी मुझे गाइड करते रहते थे कि इसके लिए ऐसे कर लो, और बहुत काफ़ी बढ़िया एडवाइस देते थे। तो उनसे मैं टच में रहा। अदर अदर जो कॉलेज में प्रिपरेशन कर रहे थे, अपने कलीग्स थे, उन लोगों से भी मिलजुल के तैयारी करते थे, और कॉलेज में जो सीनियर थे जो तैयारी करते थे पहले से, तो उन लोगों से भी काफ़ी मैं टच में रहता था। तो इस तरह से अलग अलग जगहों से मुझे मतलब डायरेक्शन मिलता रहा, मोटिवेशन मिलता रहा, और मैं अपने सिविल सर्विस के करियर के पथ में आगे बढ़ता रहा। दीपक, आपने किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी अपनाई इसको क्लियर करने के लिए? आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? किस सब्जेक्ट को कितना समय देते थे? सी मैनी टाइम्स मतलब लोग पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे, ये वो। मुझे लगता है कि ओके, आवर्स डजंट मैटर वेरी मच, दैट्स फाइन। आप मतलब मुझे लगता है कि एक बैलेंस्ड लाइफ, एक बैलेंस्ड, क्योंकि कंपटीशन काफी, मतलब दैट्स नॉट रियली इजी। अभी तो कहना बहुत आसान हो जाएगा, बट दैट्स नॉट रियली इजी। जो कोई भी कंपटीशन में और जो ज्यादा दिन फेस कर जाते हैं, लाइक कि मुझे 2016 से और 2020-21, तो 3-4 साल में कंपटीशन में स्टैंड करना, दैट इज नॉट पीस ऑफ केक, दैट इज रियली डिफिकल्ट। कि आप जॉब छोड़ के यहाँ पे हैं, पूरा मतलब सेल्फ डिपेंडेंस हटा के फैमिली पे डिपेंडेंस, थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, दैट्स फाइन। लेकिन स्ट्रैटेजी जो मेरी रही कि एक तो ये था कि ओके, मुझे पब्लिक फील्ड में मैं आ गया हूँ, और मुझे यहीं से जॉब लेना है, और आई वाज कॉन्फिडेंट कि ओके, मे बी सूनर और लेटर, बट मैं पब्लिक फील्ड में कहीं ना कहीं मैं जॉब ले लूंगा, और मैं लोगों के बीच में ही रहूंगा।
दैट्स वाज माय मोटिवेशन। और स्ट्रैटेजी के फॉर्म में मैंने कुछ छोटी छोटी चीजें, और मुझे जो सीनियर ने मुझे गाइड किया और मुझे काफी अच्छा भी लगा, टॉप और स्टॉक देखे, और उन सब चीजों से ये पता चला क्योंकि द थिंग इज कि हमें डिमांड ऑफ एग्जाम को समझना है। जो डिमांड ऑफ एग्जाम है कि एग्जाम में पूछे क्या जाते हैं, कौन से एरिया है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो एरिया रियली इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि मैं आपको बताऊं कि मॉडर्न हिस्ट्री है, तो उसका हमारे सोसाइटी पे काफी ग्रेट इम्पैक्ट है, हमारा सोसाइटी पूरा उससे बना हुआ है। और कोई भी जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है, बीट यूपीएससी, बीट बीपीएससी, बीट प्रीलिम्स का यूपीएससी हो, यूपीएससी का प्रीलिम्स है या बीपीएससी का प्रीलिम्स है, वो मॉडर्न इंडिया पे स्किप कर ही नहीं सकता है। उसको टच करना ही करना है, और उसको अच्छे से टच करना है। तो ये सब जो काफी ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उस पे मैंने पेपर से एनालाइज किया, ओके दीज आर द सेक्शन जो काफी रियली इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से समझना, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। जिस चीज से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले प्रिपेयर करना है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और बाकी जो रिडंडेंट एरिया है, जैसे कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं या कभी कभी, ओके उसको फेयर इनफ या थोड़ा बहुत अगर वो स्किप हो भी रहा है, अगर नहीं भी तैयार, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन, ठीक है एक आध क्वेश्चन मैं फेस कर लूंगा। क्योंकि 60-70% मार्क्स पे, 60% ऑलमोस्ट 50 to 60% मार्क्स पे यहाँ रिजल्ट और अच्छा खासा रिजल्ट हो रहा है। तो अगर आपका प्रिपरेशन अराउंड 80-85% भी है, यू आर इन द कॉम्पिटिशन, आप रिजल्ट में हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और डिमांड ऑफ एग्जाम को मैं मीट करते हुए मैंने अपना प्रिपरेशन किया है। सी द थिंग्स इज कि मैं पास आउट हो गया हूँ या मैं ठीक है सफल हो गया हूँ, दो चीज़ें डिफरेंट हो सकती है। बट जब मैं स्ट्रगलिंग फेज में था तो मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डिमोटिवेशन ये सब आती थी। मुझे भी लगता था कि यार जो क्वालिफाई करने वाले लोग होते हैं वो सच में काफी स्मार्ट होते हैं, वो सच में सुपर नेचुरल, मतलब कि काफी नहीं, वो काफी इंटेलिजेंट होते हैं, वो काफी। बट बाद में मुझे भी पता लगा, बहुत सारे लोगों से मिला, और खास के जब मैं पब्लिक फील्ड में आ गया था तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे आईएएस आईपीएस बहुत सारे लोगों से मैं मिला। जब मैं इंस्पेक्टर के पोस्ट पे था तो मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि नहीं, द थिंग इज कि ओके फाइन, सुपर नेचुरल या नॉट सुपर नेचुरल एग्जैक्टली, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट लोग दे आर देयर, लेकिन वो सारे नहीं है। वो अगर हैं भी तो वो 10%, 15%, 20% मैक्सिमम है। स्मार्ट पीपल हैं यार, फेयर है। लेकिन कॉमन पीपल यहाँ पे अच्छे खासे हैं, बीट यूपीएससी, बीट बीपीएससी, कोई भी एग्जाम, दिस इज जस्ट एग्जाम। अगर आप एग्जाम के डिमांड को समझ रहे हैं, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, डिमांड को समझ रहे हैं, यू कैन श्योरली क्वालिफाई। अगर आपके पास एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, एक नॉर्मल मैच्योरिटी है और चीजों को आप समझ रहे हैं, आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो उससे मुझे लगा कि यस इट कैन बी डन विद यूपीएससी, विद यूपीएससी। मुझे लगा कि नहीं, ये कॉमन लोगों का एग्जाम है और इससे अगर सही अप्रोच से अगर हम इसको करने का कोशिश करें तो ये हो सकता है। और इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिला और मैं काम करता रहा। फिर बहुत अच्छी बात बताई आपने। बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि लंबा अरसा होता है आप उसमें लगे रहते हैं। और बहुत सारी चीज़ों से, जैसे और भी स्टूडेंट से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम इससे कट ऑफ हो गए, हमने मूवीज़ देखनी बंद कर दी, हमने सोशल मीडिया बंद कर दिया। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपने मूवीज़ देखनी बंद कर दी हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे नेटफ्लिक्स वगैरह चीज़ें बंद कर दी, ऐसा कुछ किया आपने पिछले 1 साल नहीं के दौरान? नहीं, थोड़ा सा टाइमिंग का तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। सी मतलब जो जब मैं प्रिपरेशन करता था मेरे टाइमिंग में मैं कुछ चीज़ों को फॉलो करता था कि ओके थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी के लिए अगर टाइम निकाल पाते हैं, अगर 1 घंटा आप या 45 मिनट्स 1 घंटा आप निकाल पाते हैं, दैट इज रियली फ्रूटफुल। अगर आप 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी वगैरह या योगा प्राणायाम समथिंग, तो आपके बाकी जो दिन के 23 आवर्स है उस पर उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट दिखेगा और काफी आप एक्टिव हो जाइएगा, काफी उससे बेनिफिट मिलेगा आपको। तो मुझे लगता था कि उन सब चीजों पे टाइम जो हम स्पेंड करते हैं दैट इज रियली वर्थ दी। रेस्ट की फेसबुक वगैरह इंस्टा वगैरह, तो जब कॉलेज में थे तो उस समय बहुत ज्यादा सीरियस नहीं था, बहुत ज्यादा पढ़ाई पे थोड़ा सा टाइम रहता था मेरे पास। तो उस समय फेसबुक वगैरह इंस्टा तो उस समय आया भी नहीं था, फेसबुक वगैरह पे मैं टाइम देता था। बट कॉलेज से पास आउट होने के बाद कि ठीक है ये बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम, तो फेसबुक वगैरह मैं छोड़ दिया। इंस्टा वगैरह पे भी मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहा हूँ, थोड़ा बहुत कभी कभी ठीक है। और ओटीटी का जहाँ तक बात है, इसमें नेटफ्लिक्स है या अमेजोन प्राइम है, तो मैं इस सब चीज़ों से कट ऑफ नहीं किया। सी द थिंग इज कि हाँ कोई बहुत फेमस वेब सीरीज आ गया, काफी फेमस आ गया, तो ओके मैं कभी पढ़ के थक गया हूँ तो चलो देखते हैं, ये सब करता था। और मूवी वगैरह थोड़ा सा क्या, वो 3 घंटे में निपट जाती है या 2 घंटे में खत्म हो जाती है, तो वो सब लगे हाँ ये सब तो देखा जा सकता है, 2 घंटे इज नॉट अ बिग डील। अब कोई वेब सीरीज है जो 20-20 घंटे की है, 30-30 घंटे की है, तो वो सबसे मैं थोड़ा सा यहाँ इसको थोड़ा सा सिलेक्टिव टाइम में, जब मैं पढ़ने का बिल्कुल नहीं रहेगा या जब मेरे पास टाइम रहेगा, जब कोई एग्जाम जस्ट ओवर हुआ है,
तो उस समय थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम चाहिए, तो उन सब चीज़ों में मैं रखता था। और मूवी वगैरह के लिए ठीक है, कॉमनली 2 घंटे का है, तो मैं कभी आज शाम में मेरा पढ़ने का बहुत मन नहीं कर रहा है, तो चलो ठीक है, कोई मूवी भी देख लेते हैं। तो बिल्कुल कट ऑफ होने की ज़रूरत है, और बाकी फैमिली, फ्रेंड्स, हर चीज़, हर लोगों से मैं नॉर्मल बना के रखा, हर लोगों से बात करना, मिलना, एवरीथिंग ओके। जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपना शेड्यूल बनाएँ, कैसे तैयारी करें, किन सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस करें? उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? सी एक चीज कंपटीशन में कुछ चीजें होती है, मैंने भी 2-3 साल, 3-4 साल कंपटीशन देख लिया, तो सी द कामनेस ऑफ माइंड, आप कामनेस ऑफ माइंड मेंटेन कीजिए। आपका दिमाग थोड़ा सा शांत होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। आपको यहाँ पे ये अदर एग्जाम की तरह ठीक है कि बस कुछ याद कर लिए और ऐसे ऐसे नहीं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछी जाती है वो भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है, और जो चीजें, जो हमारी सिलेबस है, जो चीजें हैं वो भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। आप जितना ही चीजों को डीपर अंडरस्टैंडिंग कीजिएगा, आपके मार्क्स में उतने ही अच्छे आएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है, आप दिमाग शांत करके थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी वगैरह से जुड़ के आधा घंटा वॉक करने चले जाइए, या कुछ भी देखिए, काफी फ्रूटफुल, मुझे लगता है कि काफी फ्रूटफुल रहता है। अगर कोई स्पोर्ट्स वगैरह अगर कर सकते हैं तो सप्ताह में 2-3 दिन भी कर लीजिए, काफी वो रिफ्रेशिंग रहता है, रिफ्रेशिंग माइंड रहेगा आपका, स्ट्रेस कम रहेगा, तो आपको काफी हेल्प मिलेगा इन सब चीजों से। एंड द सेकंड थिंग इज कि कभी भी किसी भी चीज से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। ये मुझे लगा है कि बहुत सारे जो एस्पिरेंट होते हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं, या उनको नुकसान हो जाता है। अच्छे स्टूडेंट रहे हैं लेकिन डिमोटिवेट हो जाते हैं, लगता है कि अरे, कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि यार मैं तो उतना इंटेलिजेंट हूँ ही नहीं, मैं तो वैसा हूँ ही नहीं, वो तो काफी इंटेलिजेंट था, हो गया उसका। दैट्स नॉट ट्रूथ। ठीक है, जो काफी इंटेलिजेंट लोग हैं उनका हो रहा है, दैट्स फाइन, लेकिन जो कॉमन लोग हैं, जो एकदम नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल एस्पिरेंट है, बिलीव मी, अगर आप सही अप्रोच अपनाते हैं और आप मेहनत कर सकते हैं, ये 2 चीजें हैं, आप सही अप्रोच अपनाते हैं और मेहनत कर सकते हैं, श्योरली आप कर सकते हैं। अब सही अप्रोच क्या है, कैसे है, आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज कीजिए। न्यूज़पेपर मुझे लगा है कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे आपको चीजों का, खास के जो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस वगैरह है, तो जो भी इश्यूज हैं, जो सोसाइटी के इश्यूज है, सीधा एग्जाम आपसे सोसाइटी का इश्यूज, आप समझ पा रहे हैं सोसाइटी की क्या प्रॉब्लम है, या क्या सॉल्यूशन उसका पोटेंशियल हो सकता है, ये सब चीजें आपसे जानना चाह रही है कि आप इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। तो इन सब चीजों में जो हिंदू का एडिटोरियल वगैरह आता है, जैसे पोवर्टी, लेट्स से, तो पोवर्टी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा इशू बन गया है कि हाउ वी कैन ओवरकम इट। तो बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छे अच्छे जो राइटर हैं, बहुत बड़े बड़े लोग उसमें लिखते रहते हैं, काफी अपने फील्ड के महारत हासिल किए हुए लोग, तो एक व्यूज रखते हैं कि ओके, ये प्रॉब्लम क्यों है, कैसे है, और इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो इससे हमारी जो चीजों की अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है, और इस चीज का रिफ्लेक्शन हमारे आंसर में आता है। आप प्रॉपर मेंस के लिए नोट्स बनाइए, न्यूज़पेपर पे सिलेबस, न्यूज़पेपर में हमको पॉलिटिकल न्यूज से कोई मतलब नहीं है, कहीं पे मारपीट हो गया, कहीं पे ये हो गया, वो हो गया, कोई मतलब नहीं है उससे। जो इशूज है, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा एग्जाम डिमांड ऑफ एग्जाम है, उस चीज से न्यूज़पेपर में मिलता हुआ क्या चीज आ रहा है, उसको आप अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। छोटा न्यूज भी हो तो भी उसको समझने का कोशिश कीजिए। नोट्स बनाइए, सिलेबस के हिसाब से नोट्स बना लीजिए, पेपर देखिए कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, यू कैन श्योरली डू इट। अगर आप कॉमन कॉमन अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, आपको लगता है कि यस मेरा कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नथिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, यू कैन श्योरली डू इट। दीपक, आपने यूपीएससी के बारे में सोचा कि अब आप यूपीएससी एक बार एग्जाम देंगे, उसके लिए मैं कुछ करेंगे? यूपीएससी एक्चुअली, मैं बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर, 64 में मैं थोड़ा सा प्रिपेयर किया था, अदरवाइज 63 में तो मैं बहुत ही कम प्रिपेयर किया था। और मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, पहले भी किया हूँ, इनफैक्ट मैं 2018 में मेंस भी लिखा है यूपीएससी का, और 2019 में तो कुछ फ्यू मार्क्स, 5-6 नंबर से मैं रह गया। तो 2019 में भी मैंने लिखा है यूपीएससी प्रॉपर, और इनकमिंग डेज भी मैं देख रहा हूँ, अगर टाइम मिलता है तो मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो यूपीएससी के प्रिपरेशन से मुझे काफी हेल्प मिली इसमें, क्योंकि थिंग्स, सी द प्रॉब्लम इज सेम एवरीवेयर, थिंग्स आर सेम, मॉडर्न हिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू चेंज, बेट इन तो यूपीएससी में हो या बीपीएससी में पूछो, मॉडर्न हिस्ट्री रहना है। तो पोवर्टी पे चाहे यूपीएससी पूछे, बीपीएससी पूछे, पोवर्टी पोवर्टी ही रहेगी। तो उससे मुझे काफी हेल्प मिला, और चीजों का जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है उसमें मुझे काफी हेल्प मिला है। और इन्हीं सब चीजों, न्यूज़पेपर, सिलेबस, इन सब चीजों से मैं करके सफलता हासिल की। दीपक, बहुत एनकरेजिंग आपने बातें बताई हैं एस्पिरेंट्स के लिए कि जैसे
कि कॉमन आदमी आराम से एग्जाम क्लियर कर सकता है। आपको बस थोड़ा फोकस्ड रहना होगा, थोड़ा सा चीज़ों को स्पेशली इस इंटरव्यू के लिए, हमारे स्टोरी ट्रेंड पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जहाँ भी आप जाएं, जो भी काम करें लोगों के बीच रहकर, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।